जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक सेल में रिप्लिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने ये जाना कि प्रोकैरियोटिक सेल में जब रिप्लिकेशन होता है तो उसमें कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, कौन कौन से प्रोटीन भाग लेते हैं। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में जब रिप्लिकेशन होता है तो वह किन किन स्टेप से होकर गुजरता है। तो हर एक टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, डीएनए रिप्लिकेशन का ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत ही लेंदी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसको हम कई पार्ट में डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपका डीएनए रिप्लिकेशन से जितना भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो डीएनए रिप्लिकेशन चाहे प्रोकैरियोटिक सेल में हो चाहे यूकैरियोटिक सेल में हो, ये 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है इनिशिएशन, दूसरा है इलॉन्गेशन और तीसरा है टर्मिनेशन। तो आइए चलते हैं डीएनए रिप्लिकेशन के पहले स्टेप की ओर, जो कि है इनिशिएशन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है वो साइटोसोल में होता है। अब ये जो डीएनए रिप्लिकेशन है डीएनए पर कहीं भी नहीं हो जाता, डीएनए के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पर होता है जिसे हम बोलते हैं ORI साइट, यानी कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, ये ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है। प्रोकैरियोटिक सेल के केस में इसे हम बोलते हैं ORIC। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वहाँ पर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन केवल एक ही होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के केस में ORI साइट जो होता है, यानी कि जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है, वह डीएनए पर कई जगह हो सकते हैं। तो प्रोकैरियोट में एक सिंगल ORIC साइट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में कई सारे ORIC साइट होते हैं। इस वजह से देखा जाए तो प्रोकैरियोट को हम बोलते हैं मोनो रिप्लिकॉन और यूकैरियोट को हम बोलते हैं मल्टी रिप्लिकॉन। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी बता दूँ कि ई कोलाई सेल में जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है उसे हम थीटा रिप्लिकेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है कि डीएनए पे जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, कुछ स्पेसिफिक होता है, क्यों वहाँ पर ओरिजिन होता है? तो रीज़न ये होता है कि उस साइट पर एडेनिन और थायमिन न्यूक्लियोटाइड अधिक पाए जाते हैं और हम सभी जानते हैं कि एडेनिन और थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। जबकि हम सभी जानते हैं कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से उसको ब्रेक करने के लिए अधिक एनर्जी चाहिए होती है। तो याद रखिएगा कि जहाँ पर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है वहाँ पर एडेनिन और थायमिन न्यूक्लियोटाइड अधिक पाए जाते हैं। तो जहाँ पर आपको ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन बन रहा है वहाँ पर देख सकते हैं कि एक बबल नुमा संरचना बनती है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रिप्लिकेशन बबल। अब यहाँ पर बात आती है कि जो ORI साइट है यहाँ पर बबल्स कैसे बना। तो यदि आप प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि ई कोलाई बैक्टीरिया के जो ORI साइट है उसको अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह के सेगमेंट दिखाई देते हैं, जो कि लगभग 245 बेस पेयर लॉन्ग होती है। तो इस बेस पेयर में आप देख सकते हैं कि कुछ बेस पेयर कई बार रिपीट है, जैसे कि 9 आप देख सकते हैं 5 टाइम रिपीट है और जो 13 है ये 3 टाइम रिपीट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि ORIC इज़ कम्पोज्ड ऑफ 5 9 एंड 3 13। अब बात आती है कि डीएनए रिप्लिकेशन में कौन कौन से प्रोटीन और कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोटीन है वो है DNA। तो DNA कहाँ बाइंड होता है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि DNA को हम इनिशिएटर प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो DNA है ये कहाँ पर जुड़ता है? तो ये जुड़ता है, ये जो 9 बेस पेयर रिपीट वाले पोर्शन है जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं वहीं पर आकर ये जुड़ता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ब्लू कलर से दिखाई दिया है जो 9 बेस पेयर रिपीट वाले पोर्शन है, और ये रेड कलर से कौन है? जो 13 बेस पेयर रिपीट वाले पोर्शन है वे। तो रेड वाले पोर्शन पर एडेनिन और थायमिन अधिक होता है, जिसकी वजह से ये मेल्ट होता है। और ये जो DNA है ये एक प्रकार से ATP डिपेंडेंट प्रोटीन होता है। तो DNA की वजह से जो 13 बेस पेयर रिपीट एरिया है वो अलग हो जाता है, यानी कि मेल्ट हो जाता है, और
आप देख सकते हैं कि जो ये 13 बेस पेयर रिपीट वाला एरिया है, यहाँ पर एडेनिन और थायमिन की मात्रा अधिक होती है। और जैसा कि मैंने बताया था कि एडेनिन और थायमिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इस वजह से ये आसानी से ब्रेक कर जाता है। तो इसके मेल्ट होने की वजह से यहाँ पर एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम रिप्लिकेशन बबल कहते हैं। अब इस रिप्लिकेशन वाले बबल पर एक प्रोटीन है डीएनए बी और डीएनए सी। तो जो डीएनए बी है एक प्रकार का हेलिकेज एंजाइम है। अब ये एंजाइम करता क्या है, तो जो मेल्टिंग पोर्शन वाला एरिया है वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है दो स्टैंड के बीच, उन दोनों स्टैंड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड को ये ब्रेक करते चलता है, यानी कि दोनों स्टैंड को ये अलग करते चलता है। नेक्स्ट प्रोटीन है डीएनए सी, जिसे हम हेलिकेज लोडर कहते हैं। तो डीएनए सी करता क्या है कि डीएनए ए को लोड कराकर वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर आप नीचे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डीएनए सी है वो रिलीज हो चुका है। अब इसके बाद तीसरा प्रोटीन है सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन क्या कहता है कि जो दोनों स्टैंड अलग हुए हैं उन दोनों स्टैंड के जो सिंगल स्टैंड है उनसे जुड़ जाता है, ताकि जो दोनों स्टैंड खुले हुए हैं वापस फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा न जुड़ जाए। ठीक है, यानी जो खुले हुए दोनों स्टैंड हैं जिनको हेलिकेज ने अलग किया हुआ है उनको वापस जोड़ने से यह रोकता है। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि कैसे प्रोकैरियोटिक सेल में रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो जहाँ पर मैंने बताया था कि रिप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, डीएनए के उस पोर्शन पे दो तरह के बेस पेयर दिखाई देंगे, एक 9 मर और एक है 13 मर। 9 मर 5 टाइम रिपीट करता है और जो 13 मर है वो केवल 3 टाइम रिपीट करता है, और वहाँ पर एडेनिन थायमिन रिच होता है, इस वजह से डीएनए जो है वहीं पर मेल्ट करता है। और 9 मर रिपीट वाले पोर्शन पर डीएनए ए जुड़ता है, जहाँ पर वो एटीपी का यूज़ करता है, और इसके जुड़ने की वजह से जो 13 मर वाला एरिया है जहाँ पर एडेनिन थायमिन रिच है वो मेल्ट कर जाता है। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है उनको भी आपको समझना होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये हमारा डीएनए पोर्शन है जहाँ पर डीएनए ए जुड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बबल्स बनता है जिन्हें हम बोलते हैं डीएनए बबल। ठीक है, अगर हम इस डीएनए बबल्स को देखें तो यहाँ पर आपको वाई शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसे हम बोलते हैं रिप्लिकेशन फॉक। ठीक है, तो ये जो पूरा पोर्शन है ये है बबल। ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये है डीएनए फॉक। तो इस तरह से एक बबल के अंदर आपको दो डीएनए फॉक दिखाई देते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। ये डीएनए बबल है और ये यहाँ पर है दो डीएनए फॉक। और यहाँ पर बता दें कि ये जो रिप्लिकेशन चलता है ये बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल क्यों होता है? क्योंकि एक डीएनए हेलिकेज यहाँ पर लोड होता है और दूसरा जो होता है वो हेलिकेज यहाँ पर लोड होता है, यानी कि दोनों तरफ रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट और भी नोट कर लीजिएगा कि जब हेलिकेज आगे की ओर बढ़ता है तो एटीपी का यूज़ करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो डीएनए बी भी एक एटीपी डिपेंडेंट प्रोटीन है, क्योंकि मैंने पीछे भी बताया था कि हेलिकेज जो है ये एक प्रकार का डीएनए बी है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो डीएनए हेलिकेज है इसकी एक स्पेसिफिक पोलैरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब उसके बाद एक और प्रोटीन आता है। तो जब हेलिकेज क्या करता है कि जब इस डीएनए स्ट्रैंड को खोलता है तो इस वजह से यहाँ पर डीएनए में सुपर कॉइलिंग होती है। कुछ इस तरह से सुपर कॉइलिंग होती है, जैसे कि अगर आप ऐठी हुई रस्सी है, अगर उसके आप ऐठन को खोलेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, वो बढ़ता है और मुड़ने लगता है। कुछ उसी तरह से यहाँ पर सुपर कॉइलिंग डीएनए में देखने को मिलती है। तो टोपोआइसोमेरेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। तो टोपोमरेज फर्स्ट और टोपोमरेज सेकंड होता है। तो ये क्या करता है कि सुपर कॉइलिंग को रिकॉग्नाइज करता है और वहाँ पर जहाँ पर सुपर कॉइलिंग हुई है डबल स्टैंड पर उसको कट कर देता है और उसको जोड़ देता है। प्रोकैरियोटिक सेल में टोपोआइसोमरेज एंजाइम को बोला जाता है गायरेज। यहाँ पर आपको बता दें कि जो टोपोआइसोमरेज फर्स्ट है वो सिंगल स्टैंड को ब्रेक करता है और जो टोपोआइसोमरेज सेकंड है वो डबल स्टैंड को ब्रेक करता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब हेलिकेज क्या करता है डीएनए स्ट्रैंड को खोलता है तो जो सुपर कॉइलिंग बनी उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। तो ये जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है ये किसकी वजह से इंड्यूस हुई? ये इंड्यूस हुई हेलिकेज की वजह से। तो जब पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग बनती है तो आता है टोपोआइसोमरेज सेकेंड। अब ये क्या करता है कि जो
पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है, या कह सकते हैं जो सुपर कॉइलिंग है। अगर डबल स्टैंडर्ड है तो टोपो आइसोमरेज फर्स्ट आएगा, ठीक है। अगर डबल स्टैंडर्ड है तो आएगा टोपो आइसोमरेज सेकंड। अब ये क्या करता है, इसको रिकॉग्नाइज करके ब्रेक कर देता है। ब्रेक कैसे करता है, यानी कि डीएनए को कट नहीं करता। जैसे कि सुपर कॉइलिंग हुई कैसे, मतलब डीएनए आप ऐठ गया, ठीक है, ऐसे राउंड कर गया, तो उसको क्या करता है, ये धीरे धीरे खोलकर फिर से सीधा कर देता है, ताकि डीएनए हेलिकेज आगे बढ़ता जाए और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीच में है वो ब्रेक होता जाए। तो इस तरह से टोपो आइसोमरेज सेकंड ने क्या किया कि निगेटिव सुपर कॉइलिंग इंड्यूस की, यानी कि जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है वो हेलिकेज की वजह से होता है, और जो निगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है वो टोपो आइसोमरेज सेकंड की वजह से होता है। अब डीएनए रिप्लिकेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है डीएनए पॉलीमरेज का, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज ही एक नया स्ट्रैंड बनाता है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज के साथ एक प्रॉब्लम है। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये खुद से डीएनए के नए न्यूक्लियोटाइड का खुद से सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर सकता। तो डीएनए पॉलीमरेज को कुछ न कुछ स्टार्ट पॉइंट चाहिए ही चाहिए। तो इसको ये स्टार्ट पॉइंट कौन देता है, तो एक एंजाइम है प्राइमेज। तो प्राइमरेज होता क्या है, प्राइमरेज का नेचर क्या है, प्राइमरेज जो है एक आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो यहाँ पर डीएनए के स्ट्रैंड पर एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का पैच बनाता है आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं यह एक प्रकार के टेम्पलेट डिपेंडेंट होते हैं, जबकि अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज की तो ये टेम्पलेट डिपेंडेंट होता है। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि इसे 3' OH फ्री चाहिए। तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इन दोनों के बिना काम नहीं कर सकता। तो जो प्राइमेज है यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या कहता है, डीएनए पॉलीमरेज को टेम्पलेट और साथ ही साथ 3' OH जो फ्री है वो भी देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5' 3' है, तो यहाँ पर जो 3' है वहाँ पर OH है जो कि आरएनए पॉलीमरेज देता है। यहाँ पर रिप्लिकेशन बबल के डायरेक्शन से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे मैं आपको समझा दूँ। तो जैसा कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और यहाँ पर है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यानी कि ORIC, ठीक। और जब ये मेल्ट करता है तो क्या बनाता है, बबल्स, ठीक है ना। अब ये बबल्स अगर देखा जाए तो डीएनए में जो डायरेक्शन होता है, अगर ये 5' है तो ये वाला 3', और ये 3' है तो ये 5' और यहाँ पर हो जाएगा 3'। क्योंकि जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि 2 दिशाओं में होता है। तो यहाँ पर मैं इसे 2 डायरेक्शन दे देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि आधा रिप्लिकेशन इस डायरेक्शन में चल रहा है और आधा रिप्लिकेशन इस डायरेक्शन में चल रहा है। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है कभी भी डीएनए सिंथेसिस को स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको स्टार्ट पॉइंट चाहिए ही चाहिए। तो डीएनए पॉलीमरेज को चाहिए 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये कौन देता है, ये देता है प्राइमेज यानी कि आरएनए पॉलीमरेज। और आपको बता दूं कि ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर देता है। अब यहाँ पर बात आती है कि यह दोनों स्ट्रैंड पर काम कैसे करेगा। तो इसे आपको समझाने के लिए मैं डीएनए का ये जो बबल्स है उसका हाफ फॉर्म ले लेता हूँ। तो हाफ फॉर्म कुछ इस तरह बनेगा, जैसे कि यहाँ पर 5' है तो यहाँ पर 3', 5' के अपोजिट 3' और 3' के अपोजिट 5'। तो यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज है क्या इस तरह से प्राइमर बनाएगा, यानी कि इस तरह से कुछ दोनों स्टैंड पर प्राइमेज जुड़ेगा। तो अगर आप ध्यान दें तो ऊपर वाला जो प्राइमर बना है वो सही बना है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी, डीएनए पॉलीमरेज के लिए रिक्वायरमेंट थी कि उसे चाहिए एक टेम्पलेट और दूसरा फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि 3' रीजन पर पाया जाता है। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि इस साइड पर आपको टेम्पलेट भी मिल रहा है और 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मिल रहा है। तो यहाँ पर डीएनए क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा कि नए स्टैंड बनाना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपको 3' रीजन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर 3' तो है बट यहाँ पर कोई टेम्पलेट नहीं है, यानी कि डीएनए का स्टैंड नहीं है, इसलिए ये वाला जो 3' OH रीजन है वह डीएनए पॉलीमरेज के लिए सही नहीं है। तो इस तरह से जो 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है
ये फ्री है। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, नया डीएनए स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देगा और इस स्ट्रैंड को हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड पर जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कंटिन्यू नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता जाता है। अब नीचे वाले स्ट्रैंड में आप देखेंगे कि 3 प्राइम नहीं है, तो सेल क्या करता है, एक नई स्ट्रेटजी बनाता है और पीछे की ओर से प्राइमर बनाता है ताकि डीएनए पॉलीमरेज को टेम्पलेट मिल सके। तो इस साइड देख रहे हैं कि 5 प्राइम है, तो इसका कम्प्लीमेंट्री यहाँ पर क्या होगा, 3 प्राइम होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि ये है 3 प्राइम टर्मिनल जहाँ पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये हो गया 5 प्राइम टर्मिनल। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं अब डीएनए पॉलीमरेज के लिए दोनों ही रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं। एक तो मिल गया OH और दूसरा मिल गया टेम्पलेट। तो अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा कि इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले रीजन पे जुड़ेगा और यहाँ तक नए डीएनए का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये नीचे वाला जो स्ट्रैंड है ये लैगिंग स्ट्रैंड है। तो लैगिंग स्ट्रैंड की ओर जो आरएनए प्राइमर है वो पीछे की ओर काम करता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब होगा क्या, जो हेलिकेज एंजाइम है जो कि लैगिंग स्ट्रैंड पर बैठा हुआ है वो धीरे धीरे फिर से डीएनए को ओपन करता है। तो इस तरह से जब डीएनए का फॉग बना था तो जो पहला प्राइमेज था वो यहाँ बना था और जो डीएनए पॉलीमरेज है नया डीएनए स्ट्रैंड बनाया था कुछ इस तरह, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जब हेलिकेज डीएनए को ओपन करेगा तो फिर से दूसरा प्राइमेज आएगा और फिर डीएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, फिर उसी तरह से तीसरा प्राइमेज आएगा और फिर डीएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे डीएनए मेल्ट हो रहा है वैसे वैसे प्राइमेज नए जुड़ते जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यू जुड़ता है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड पर ये कंटिन्यू नहीं जुड़ता, ये छोटे छोटे टुकड़ों में जुड़ता है जिसे हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है ये डीएनए प्लस आरएनए है। तो आपको जो पर्पल कलर से दिख रहा है वो आरएनए है और जो ब्लू कलर से दिख रहा है वो डीएनए है। तो यहाँ पर मैंने आपको डीएनए का हाफ फॉग दिखाया है और अगर हम बाई डायरेक्शनल स्ट्रक्चर देखें तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि कुछ इस तरह से बाई डायरेक्शनल स्ट्रक्चर बनते हैं। ये 5 प्राइम है तो 3 प्राइम और 3 प्राइम है तो 5 प्राइम। चूँकि ये बाई डायरेक्शनल है इसलिए बबल को मैं यहाँ पर हाफ़ कर देता हूँ। तो अगर हाफ़ करते हैं तो ये हो गया 5 प्राइम, तो ये हो गया 3 प्राइम और नीचे की तरफ हो जाएगा 5 प्राइम। तो अगर मैं इस पर प्राइमेज लगाऊं तो बताइए आपकी कौन सा लीडिंग बनेगा कौन सा लैगिंग बनेगा। तो यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज यानी कि प्राइमेज जुड़ेगा तो यहाँ पर 5 प्राइम, यहाँ पर 3 प्राइम, तो यहाँ पर OH फ्री मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ये है तो यहाँ पर 3 प्राइम और 5 प्राइम, यहाँ पर OH मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड है क्योंकि यहाँ पर जो पॉलीमरेज जुड़ा है वो पीछे की ओर जुड़ा है और ये लीडिंग स्ट्रैंड है क्योंकि यहाँ पर जो प्राइमेज जुड़ा है वो आगे की ओर जुड़ा है। तो डीएनए के इस साइड अगर हम देखें तो ये होगा लीडिंग और ये लैगिंग है तो ऊपर वाला लैगिंग होगा। तो इस तरह आप क्रॉस में चले जाएंगे बिना टाइम लॉस किए। यहाँ पर मैं लेबलिंग कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें। यहाँ पर लीडिंग है तो यहाँ पर लैगिंग होगा और यहाँ पर लैगिंग है तो इस तरह क्या होगा, लीडिंग होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक सिंगल पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड पर आपको 2 तरह के स्ट्रैंड देखने को मिले हैं, आधे पर लीडिंग और दूसरे पर लैगिंग। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है जिसमें कि डीएनए के साथ आरएनए जुड़ा हुआ है, क्या वो आरएनए ऐसे ही रहेगा? तो आपको बता दें कि वो आरएनए ऐसे ही नहीं रहेगा, वो आरएनए हटता है और उसको हटाने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्यों करता है, मैं आपको समझा दूं कि जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है उसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, वहीं 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी होती है और साथ ही साथ जो 5 प्राइम 3 प्राइम है उस पर भी एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी होती है। यानी कि इसमें सारी प्रॉपर्टी होती है और ये ऐसे ट्रिम कर सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है इसमें लो प्रोसेसिविटी होती है जिसकी वजह से ये केवल 10 से 20 ही न्यूक्लियोटाइड हटा पाता है। तो इस तरह से जो आरएनए पॉलीमरेज द्वारा बना हुआ जो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड है जो लो पैचेस है
वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा रिमूव कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से आरएनए हट जाता है, अब सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज ही रह जाते हैं, यानी कि डीएनए का नया स्ट्रैंड रह जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में है, जिसे हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कर रहे हैं, तो इन फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है? इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट को जोड़ देता है, जिससे कि नए डीएनए स्ट्रैंड कंटिन्यू बनते हैं। तो अगर हम बात करें इलॉन्गेशन की, जो सेकेंड स्टेप है इलॉन्गेशन, तो इलॉन्गेशन में होता क्या है कि जो हेलिकेज है वो डीएनए को खोलता जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस डीएनए बनने जाते हैं, और लैगिंग स्ट्रैंड पे छोटे छोटे यानी कि ओकाजाकी बनते हैं, वहाँ पर डीएनए लाइगेज आता है, उनको जोड़ता है, और डीएनए कंटिन्यू दोनों तरफ बनते जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब बात आती है, लास्ट है टर्मिनेशन की। तो टर्मिनेशन वाले टॉपिक को हम अगले वीडियो यानी कि लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि खुद ये जो आज का ये वीडियो है बहुत लंबा हो चुका है। तो हर बातें एक ही वीडियो में अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाएगा। तो जो लास्ट टर्मिनेशन वाला पार्ट है उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसे भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।